अल्टरनेटिंग हम करंट हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें दो केसेस हम लोग पढ़े हैं। एक था रेजिस्टेंस प्योर रेजिस्टिव, दूसरा था प्योर कैपेसिटिव। आज हम लोग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं प्योर इंडक्टिव। तो प्योर इंडक्टिव मतलब सिर्फ अब हमारे सर्किट में एक इंडक्टर रहेगा। थर्ड केस हुआ प्योर इंडक्टिव सर्किट। एक इंडक्टर हुआ और हमने यहाँ पर एक एल में ये लगा दिया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा लगा दिया। तो हम लोग टाइम टी पर इसमें जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो चलिए मानते हैं टाइम टी पर इसमें करंट आई बह रहा है, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अगर लूप में ऐसा घूमे तो हो जाएगा। अभी करंट इधर मान दिया ये एंड हाई पे हुआ, करंट ऐसे जा रही है तो इधर हाई एंड हुआ, तो हो जाएगा प्लस वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी बाई टी इक्वल टू 0। ये पढ़ाया गया आपको इंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस माइनस एल डी बाई टी। तो यहाँ से हो गया एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ से हम लोग को आई निकालना है, तो इंटीग्रेट करना होगा। तो हो गया डी आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। लिमिट तो पता है नहीं इनिशियली क्या है, बिकॉज ये कोई स्टार्ट होने वाला चीज है नहीं, तो लगातार इसमें चल रहा है, करंट बह रहा है लगातार। तो इनिशियली कब है फाइनली कब है ऐसा तो पता ही नहीं है, इसलिए कोई इनडेफिनिट इंटीग्रेट कर लेते हैं और कांस्टेंट का वैल्यू पता लगाएंगे। इसलिए हो गया आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा नीचे आ जाएगा प्लस सी। ठीक है। तो अब हम सी की वैल्यू निकालेंगे। तो सी की वैल्यू निकालने का तरीका है कि देखिए ये एक प्योर एसी वोल्टेज है, सोर्स है, तो ये करंट भी प्योर एसी होना चाहिए। आपको याद होगा एक हमने क्वेश्चन कराया था I इक्वल टू आई वन प्लस आई टू साइन ओमेगा टी। आपको याद आ रहा है? एक ऐसा क्वेश्चन कराया गया था जिसमें कहा कि इसमें एसी और डीसी दोनों मिक्स है, तब इसका आरएमएस एवरेज से बताइए। तो इसका अगर हम एवरेज निकालते थे आता था कितना I1, बिकॉज इसका एवरेज 0 आता है, कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट आता है। लेकिन वो ये जो करंट थी वो दोनों का मिक्स थी, उसमें डीसी भी था और एसी भी था। यहां भी देख रहे हैं इसमें अगर हम आई का एवरेज निकाले तो सी आ जाए, बिकॉज कॉस ओमेगा टी का एवरेज अगर एक साइकिल में 0 आ जाएगा, तो आई का एवरेज आ जाएगा सी। आई का एवरेज सी आ जाएगा। अब जब आई का एवरेज सी आ गया तो फिर तो ये हो गया कि हमारा जो वोल्टेज का जो हमारा अप्लाइड एसी सोर्स है उसका एवरेज है 0। तो इसमें कोई भी डीसी पार्ट नहीं है, तो अप्लाइड जो पोटेंशियल है जो वोल्टेज है उसका एवरेज 0 है, लेकिन जो करंट फ्लो हो रहा है उसका एवरेज 0 नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एसी सोर्स एसी करंट ही देगा। इसी में अगर एसी डीसी दोनों अगर मिक्स होता तो एक हिस्सा एसी का आता एक हिस्सा डीसी का आता। तो सिंस जो अप्लाइड पोटेंशियल वोल्टेज है उसका एवरेज कितना 0 है, इसलिए जो करंट फ्लो हो रहा है उसका भी एवरेज 0 ही आना चाहिए। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो सी की वैल्यू क्या 0 आना चाहिए, बिकॉज तभी जाकर 0 होगा। लिखा जाए कि द एवरेज ऑफ दिस करंट I, this average of this current I is equal to C. Average of this current I is equal to C. ठीक,
since the average of applied potential is zero. Average of applied potential is zero. So the resulting current in the circuit should also have zero average value. Hence C is equal to 0. So अब हमारी करंट हो गई I इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। थोड़ा इसको और हम लोग इसके फॉर्म में ले आए ताकि फेज का डिफरेंस निकाल सके। तो जगह V नॉट अपॉन XL को पहले तो हम लोग ओमेगा L को पहले XL लिख देते हैं और इसको लिख देते साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, जहां हमने क्या किया है, वेयर XL क्या चीज को लिखा है, ओमेगा L। अगेन ए रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। कैपेसिटर में लिखे थे ना हम लोग, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। जैसे ओमेगा इसका यूनिट में ओम है, क्योंकि ये वोल्टेज अपॉन समथिंग इज एम्पियर, सो दिस समथिंग शुड हैव unit of ohm. So we cannot say it is resistance, so we have named another reactance, and of course reactance of inductor. So from here we can say that the difference between potential and current is again minus pi by 2. तो power loss, एवरेज पावर लॉस कितना हो जाएगा, 0। क्यों, cos माइनस पाई बाई 2 भी कितना होता है, 0 होता है, पावर फैक्टर 0 होगा। और होना भी चाहिए, वी हैव नो एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस इन आवर सिस्टम, सो एनर्जी विल नॉट बी लॉस्ट, हेंस एनर्जी लॉस शुड बी 0। अच्छा ही है। और फेज फाई कितना हो गया हमारा, फाई कितना हो गया है, माइनस पाई बाई 2। इसलिए यहां पर क्या कहेंगे कि करेंट लैग वोल्टेज, वहां पे कैपेसिटर में क्या लिखे थे, लीड, बिकॉज वहां प्लस पाई बाई 2 था, लैग द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। फिर हम लोग फेजर डायग्राम बनाते थे, वो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि अगर इधर हम V बनाए हैं, I हम नीचे बनाएंगे, है ना, माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2 इधर नीचे की बराबर। तो जो प्योर रजिस्टर था तो V के अलॉन्ग R बना था, बिकॉज वहां पर कोई फेज डिफरेंस नहीं था। कैपेसिटर में करंट ऊपर बनाए थे प्लस पाई बाई 2, इंडक्टर में नीचे बनाए। अगर हमको कोई कहे कि वी आई ग्राफ से इसको एक रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, तो हमने ये बना लिया। अगर वोल्टेज का ग्राफ बनाया है V का, साइन ओमेगा टी का ग्राफ, तो करंट कैसे बनाएंगे, माइनस पाई, यानी क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे t इक्वल 0 पर, t 0 पर देख रहे हैं माइनस आई नॉट, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। जब ये मैक्सिमम होगा नहीं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे कुछ जाएगा, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पे इसकी मैक्सिमम आ जाएगी, फिर यहाँ से 0 हो जाएगा, एंड सो ये आई का ग्राफ होगा, ये भी ग्राफ है, आई ग्राफ, लैग दिखा रहे हैं हम। तो ये तीन बातें हो गई। अब आपके तीनों LCR, R में सेम फेज बनाना है, C में लीड बनाना है, और
एल में लैग बनाना है, और रेजिस्टेंस एक्सएल, वहाँ एक्ससी, वहाँ पर आर, 3 डायग्राम हो। अब हम जो भी नए सर्किट, अब हमारा कोई नया बात नहीं है, अब हम जो भी इसके अलावा सर्किट बनाएंगे इन्हीं तीनों से बन जाएगा। जब फेजर डायग्राम बार बार बना रहे हैं, इसका एडवांटेज हम अब उठाएंगे, जैसे बनाए थे उसका हम लोग फायदा उठाएंगे। अब हमको कोई नया चीज प्रूफ नहीं करना, अब किसी भी सीरीज सर्किट के लिए हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अब ट्रिक से हम सारे आंसर्स लिखेंगे। जैसे मान लीजिए फोर्थ सर्किट लेते हैं हम, आर सी सर्किट, आर सी एसी सर्किट, मतलब आर भी है और कैपेसिटर भी है। और इसमें मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ L हो गया, यहाँ C हो गया। अब आप इसमें जो चाहोगे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, अब कोई प्रूफ का जरूरत नहीं। पहले आप सोच लो कि आपसे यहाँ पे कोई क्या क्या पूछेगा, तो पहले डिसाइड कर लिया जाए क्या क्या पूछेगा। तो एक तो पहला करंट, हम यहाँ लिख देते हैं क्या क्या पूछेगा। करंट कोई पूछ सकता है, कैपेसिटर पे चार्ज पूछ सकता है, हाँ? दो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस आर, आर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस सी पूछ सकते हो आप। एनर्जी स्टोर पूछ सकते हो कैपेसिटर में, हीट लॉस पूछ सकते हो रजिस्टर में। और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है, बाकी आप कुछ लगता तो बताइए। इतना निकालते फिर आप सोचिए। चलिए तो हम देखिए कैसे करते हैं। अब कुछ ऐसा प्रूफ नहीं लिखना है, 3 बेसिक, जो इसके अलावा कोई सर्किट ही नहीं होता, इन्हीं का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा। तो अब हम जो यहाँ से सीखे हैं उसको डायरेक्ट लगा के हम सीधे रिजल्ट लिख सकते हैं। जैसे आई लिखना है, आई लिखने जा रहे हैं सर, आई लिखने जा रहे हैं तो वी नॉट अपॉन, जनरल आंसर लिख देते हैं, वी नॉट अपॉन, अब यहाँ कुछ रेजिस्टेंस जैसा लिखा जाएगा तभी ना करंट होगा। रेजिस्टेंस बार लिखो तो एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये रिएक्टेंस है कहो तो न तो ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है और न प्योरली रिएक्टिव है, तो इसको हम मिक्स, दोनों का मिक्स है ना, तो हम यहाँ पर दोनों का मिक्स लिखेंगे। एक नया ही नाम करना पड़ेगा, बिकॉज इसका नाम हम जेड रख लेते हैं, जो आएगा यहाँ पर कुछ आएगा ना ओम जैसा, जेड, जेड निकाल कर देते हैं आपको, जेड रख लेते हैं। क्यों एक्स नहीं रखे, तो सर आर का आर भी तो है, आर क्यों नहीं रखे, तो एक्स भी तो है, तो दोनों का मिक्स है, इसलिए हम एक नया नाम जेड रख ले रहे हैं, जेड रख रहे। और ये हम नहीं मान रहे, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है जेड, जेड, जेड की वैल्यू आपको बताई जाएगी। और करंट क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस कुछ फाई होगा, हमेशा तो यही रहा है। जब रेजिस्टेंस था तो यहाँ फाई 0 था, कैपेसिटेंस था तो फाई प्लस 90 था, इंडक्टर था तो फाई माइनस 90 था, तो हम फिर नया आपको फाई बता देते हैं। सो अब मुझे ये आई लिख दिया मैंने, और मैं आपको जेड और फाई बता देता हूँ, मैंने आई लिख दिया। अब जेड फाई निकालने का ट्रिक है, वो सीखिए। क्या करना है, जो फेजर डायग्राम सीखे हैं उसी से बनेगा ये। जैसे जैसे आपने ये देखिए, ये कहा जो आप बनाते हैं ना फेजर डायग्राम, दिस इज नोन एज क्या, फेजर डायग्राम फॉर करंट। ध्यान रहे, करंट नहीं, वी तो पहले से बना हुआ, करंट कैसे बनना इसके लिए कहा जाता है। तो ट्रिक ये है, आखिर ये पढ़े क्यों उसका, ये यहाँ पर यूज करने के लिए एक तरीका से हम लोग पढ़े हैं, इसको हम लोग यूज कर पाए, इसी हम लोग यहाँ पढ़े। तो क्या है कि करना क्या है कि जो करंट जिधर आप बनाते थे, करंट जैसे बनाते थे उधर ही अब आप इन एलिमेंट्स का रेजिस्टेंस बनाएंगे। आर हो तो रेजिस्टेंस बनाइए, कैपेसिटर हो तो एक्ससी बनाइए, इंडक्टर हो तो एक्सएल बनाइए, जिधर आई बनाते थे। मतलब ये हुआ वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल जो अप्लाइड पोटेंशियल था उसे जितना फेज पर आई बनाते थे उतने फेज पर रेजिस्टेंस बनाइए इनका,
जैसे पहले बना लो समझ में आए, जैसे ये बनाने जा रहा हूँ तो ये हमारा इधर इधर वोल्टेज बनता था बालक। अब चलो अब बनाना है आर। आर याद करो, आर किधर बनाते थे, ये वोल्टेज का फेज जीरो बनाया ना, इधर जीरो, ये जीरो फेज हो गया। तो वोल्टेज से रेजिस्टेंस में करंट जो है सेम फेज में होती थी, तो इधर ही बनाते थे करंट। तो इधर अब करंट नहीं, क्या बनाओ, आर। ये ट्रिक है आर। दूसरा फिर अब सी बनाइए, तो सी में क्या करते थे, वोल्टेज बनाते, करंट ऊपर बनाते थे। तो अब तुम इधर की तरफ क्या बनाओ, एक्सी। कोई अगर ये जानना चाहता कि सर ये आप ये ट्रिक क्यों बता रहे हैं, क्यों ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि सीधे आप इसे इंटीग्रेशन से क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैं, कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं जो बात जल्दी नहीं समझते, है ना, उनके मन में तर्क चलता है, उनको लगता है कि टीचर बचने की कोशिश कर रहा है। अरे यही काम करके बचेंगे कैसे, आपको बच नहीं रहे, आपको बचा रहे हैं, ठीक है। क्यों मैं यहाँ लिख दूं ताकि वैसे लोग थोड़े ठंडे हो जाए, जिनका मन में तर्क चल रहा कि सब क्या जरूरत है करने का, ऐसा ऐसा कर लेंगे हम तो, आज जब हीरो बनते हैं तो उनके लिए जरा ऐसा घूम लेते हैं एक बार, देखिए तो क्या होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से इसको सॉल्व करना है, तीन वेरिएबल है, कौन, चार्ज, करंट, टाइम, है ना। बहुत होगा तब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लग नहीं सर करंट थोड़ी है, डी क्यू बाई डी टी है यहाँ पे, तो हम थोड़ा और लिख देंगे तो कहेंगे नहीं सर हम तो कर ही देते हैं। आई आर चल लिख देते हैं जरा उनके लिए, आई आर इधर लेके चले जाते तो हो जाता वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्यू बाई सी। तो आई को चाहते हैं कि सर हम डी क्यू बाई डी टी लिख देते और ये कर लेते और वो कर लेते और मैं आंसर लगा तो आप पता नहीं क्यों ट्रिक बताते रहते हैं इतना। तो इसके बाद में पूछता है कि अब क्या करें, मुझसे पूछता है कि अब बोलो आगे क्या किया जाए, अब क्या करें, क्यू इधर है, टाइम यहाँ है, टाइम यहाँ, क्यू इधर है, कैसे इधर करें। अगर अगर आगे रास्ता पता बताइए, इसीलिए ट्रिक पढ़ाया जा रहा है। क्यू इधर नहीं कर पाएंगे, टी इधर नहीं ले जा पाएंगे, तो इसीलिए आपको ट्रिक बताया, बिकॉज इसके आगे मैथ ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट मैथ से फिजिक्स नहीं चलेगा, मैथ सपोर्ट करता है जहां जहां, तो मैथ सॉल्व करते हैं और रिजल्ट्स निकाल के हम लोग फिजिक्स सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व इसका सोल्यूशन होता है बस बट आगे आएगा भी, और चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे जाके सॉल्व हो। तो फिजिक्स में आप देखोगे सिलेबस में हमारे यहाँ जहाँ चीजें मैथ टफ है उधर, इसीलिए मैथ भी तो एक सब्जेक्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी आपको अलग से करेगा, इसलिए ये आगे जाके इस तरह जो सिंपल इंटीग्रेशन जानते हैं उनसे नहीं सॉल्व हो सकता है, बिकॉज यू कैन नॉट टी और क्यू को अलग अलग आप नहीं कर सकते, तो इसके तरीके होते हैं, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, वो अलग से सॉल्व होते हैं, लंबा होता है वो चीज, हम लोग उससे हम लोग बच के आपको ट्रिक सिखा रहे हैं, इसे सीधे हम आंसर लिख सकते हैं। चलिए जो जो यानी अच्छा ये ट्रिक बना कैसे हो, कैसे आप सर आपको कैसे पता चल गया, तो हमको तो पता नहीं चला, हम तो पढ़े हैं तो पता चला है, हमको तो नहीं पता पढ़े, बट हमने इसका सोल्यूशन पढ़ा, और सब लोग टीचर सभी बुक में, जो हम लोग सब बुक में, हम कुछ ट्रिक नहीं बता रहे हैं, ये ट्रिक सभी बुक्स का है, हम पढ़ के आपको बता रहे हैं, सीखे आपको बता रहे हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिन्होंने ट्रिक बनाया वो एक महान आदमी होंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया उन्होंने, रिजल्ट लाया और रिजल्ट से ट्रिक बनाया, इसे रिजल्ट इतना मैथ कौन करेगा, और इतना फिजिक्स पढ़ने वाले को मैथ में क्यों उलझाया जाएगा, तो उसको तो फिजिक्स समझना है, तो उन्होंने मैथ को पूरा सॉल्व करके और उसका ट्रिक बनाया कि अगर आप ऐसे करेंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं, और ये पहली बार नहीं कर रहे हम, ऐसा कई बार किया गया, वेव में याद होगा, दो वेव जो जोड़ते थे सुपरपोजिशन करते थे तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया जाता था, फिर लास्ट में पैराग्राम A1 A2 एम्पलीट्यूड फाई जोड़ के सिखाते थे, तो वो वहां बार बार कहा भी जाता था कि वेक्टर नहीं है,
एम्पलीट्यूड वेक्टर वेव एनर्जी है, लेकिन उस रिजल्ट को समराइज करने के लिए, जल्दी लिखने के लिए, फिजिक्स से मतलब रखने के लिए आप एक शॉर्टकट तरीका था कि आप पैराग्राम बना के आप सॉल्व कर लेते थे। सेम पैराग्राम यहाँ बनाया जा रहा है। अब यहाँ राइट एंगल इसलिए आपको ऐसा लगा, अदरवाइज 45 डिग्री तो ऐसे बन नहीं जाता। तो जो वो वेव में जो एम्पलीट्यूड जोड़ना है, पैराग्राम मेथड, दैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम, और यहाँ भी फेजर डायग्राम कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? तो अब मैं बोलने जा रहा हूँ कि इन दोनों को वेक्टर सम कर सॉल्व कर लेना। वेक्टर सम का मतलब ये मत समझ लेना कि फिर वही, जैसे वेव वेक्टर नहीं था वैसे करंट और रेजिस्टेंस वेक्टर तो नहीं होता। तो सर वेक्टर क्यों जोड़ रहे हो? तो सर हम कहेंगे सर नहीं सर जोड़ नहीं रहे, ट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहता है कि इस आर इस सी को जैसे कहा गया वैसे फेज में बना दीजिए, और इनको वेक्टर सम जब कर देंगे तो वो आपको जेड दे देगा। ये रिजल्ट से पता चला, जेड दे देगा। यानी यहाँ पर जेड कितना हो गया, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ये जेड हो गया। और ये बन जाएगा आपका फाइव, ये बन जाएगा फाइव, यानी कॉस फाइव कितना हो जाएगा, कॉस फाइव देख रहे हैं, आर बाई जेड, कॉस फाइव। अब हम अपना ट्रिक लगा लिए और करंट का फाइव जेड निकाल लिए। अब आप जितनी ये क्वांटिटी पूछना चाहते हैं पूछिएगा, तो हम उसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, है ना। तो अभी लिखते हैं आपके लिए सारे क्वांटिटीज का हम आंसर्स लिखते हैं। तो कैसे क्या क्या आंसर हो जाएंगे, तो लिख रहे हैं हम लोग जैसे करंट तो हो ही गया वाला, जेड निकल ही गया और फाइव निकल ही गया, तो आपका आई आ गया, तो करंट निकाल दिया हमने। अब निकालना है चार्ज, निकालना चाहते हैं तो चार्ज निकालने के लिए पोटेंशियल निकालना होगा, तभी ना Q इक्वल सी लिख देंगे। तो पहले पोटेंशियल लिख लेते हैं कि आर के क्रॉस पोटेंशियल बताइए और सी के क्रॉस बताइए। तो फिर ये सब कुछ नहीं करना है, ट्रिक से एसी में जो तीन बेसिक सर्किट्स है उनका जब आप मेथड जान गए, उनके प्रूफ कर लिए, तो हर चीज, अगर आप फिर से प्रूफ लिख रहे हैं तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, आप मैथ पढ़ना चाहते हैं। आपको एसी में हर चीज ट्रिक से सोचना है, सीधा रिजल्ट डालना है। तो अब देखिए कैसे हम वी आर और वी सी लिखने जा रहे हैं, ये आपको ट्रिक सिखाने जा रहे हैं। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो वी आर लिखने जा रहे हैं, तो इसमें आई पता ही है, आई पता है और आर पता है, तो वी निकालना है तो क्या वी इक्वल कितना, आई आर लिख सकते हैं हम सीधा। तो आई आर लिखने जा रहे हैं, लेकिन फेज पर ध्यान रखना है। ये जो करंट है वो यहां से जो करंट निकली है उसका ये फेज, ठीक है। तो हम जानते हैं जो रजिस्टर होता है उसमें रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल होता है और जो रजिस्टर में जो करंट बहती है वो दोनों सेम फेज में होते हैं ना। तो फिर तो कोई टेंशन नहीं, जो इसका जो वोल्टेज के क्रॉस लिखेंगे तो उसका फेज वही होगा जो उसमें बहने वाली करंट का है। तो फिर तो यहाँ कुछ समस्या नहीं, तो लिख देते हैं क्या, इसका लिखने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आई इंटू आर, मतलब वी नॉट अपॉन जेड इंटू आर, और जो साइन है जिसमें कोई फर्क नहीं, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव आपका सर निकाल दिया गया है, फाइव निकला हुआ, ये हो गया आंसर। आगे जो उसमें करंट बह, ये करंट बह रही थी, इस करंट का फेज ही आर का फेज है, फेज मतलब पूरा ब्रैकेट। अब सी के क्रॉस लिखने, देखो सी के क्रॉस लिखने जा रहे हैं तो क्या करना है, सी के क्रॉस लिख रहे हैं तो इसका जो एक्सी है वो रजिस्टर की तरह मन में मानो, एक्सी रजिस्टर नहीं है, ठीक है। लिखने का ट्रिक अगेन, आपको थोड़ी देर के लिए मानो को क्या रजिस्टर होता था कैसे लिखते, आई इंटू आर ऐसे लिखते हैं, तो वही ट्रिक से लिख दो। तो क्या लिखो, आई इंटू आर मतलब
V0 Z इंटू XC। लेकिन फेज पे ध्यान रखना है, क्या पढ़ाया गया? कैपेसिटर में जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। करंट आगे होती तो वोल्टेज पीछे होगा। करंट आगे तो वोल्टेज पीछे होगा। इसका मतलब जो करंट है उससे कम होगा। सही बात है ना? वोल्टेज हम आपसे आगे चल रहे हैं, आप हमसे पीछे चल रहे हैं। हमसे आप आगे हैं, आपसे हम पीछे हो गए। तो करंट आगे चल रही है ना, वोल्टेज पीछे है। किससे? करंट से। कितना? 90 डिग्री। तो करंट का फेज पता है, तो वोल्टेज के फेज क्या करेंगे? इससे 90 डिग्री कम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव बाई टू। ये तरीका हुआ लिखने का। यहाँ पे हम जानबूझ के यहाँ लिखते हैं प्लस जीरो, आपको समझने के लिए। आपको इस फेज से मतलब नहीं है, इस वोल्टेज से मतलब, ये वोल्टेज वहां नहीं लगा है, दोनों तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों पर। जो आप पढ़े हैं कि रजिस्टर में जो करंट बहता है पोटेंशियल के सेम फेज में होता है, कैपेसिटर में जो करंट बहता है वो पोटेंशियल से आगे होता है। तो अप्लाइड पोटेंशियल से नहीं, रजिस्टर पर लगे हुए पोटेंशियल से, कैपेसिटर पर लगा हुआ पोटेंशियल से करंट लीड करेगी। इंडक्टर पर लगा हुआ पोटेंशियल से उसकी करंट लैग करेगी। अप्लाइड से मतलब नहीं आपको। ये तरीका हुआ वोल्टेज लिखने का। और जब आपने वोल्टेज लिख लिया तो अब बात ही खत्म हो गई। VC VR लिख दिया, Q इक्वल कितना होगा? CV लिख देंगे तो चार्ज आ जाएगा। चार्ज आ गया। एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर CV आएगा तो हाफ CV स्क्वायर। पावर लॉस इन रजिस्टर, तो पावर लॉस निकालते हैं पहले सर्किट में। तो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या? VRMS पढ़ाया गया था, IRMS। इसका प्रूफ बोला गया, आपको प्रूफ करेंगे जब एक्चुअली सारी सर्किट पढ़ लेंगे तब प्रूफ करेंगे। प्रूफ आपको जल्द समझ में आ जाएगा। VRMS IRMS cos फाइव, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया जाए तो VRMS मान इसके हिसाब से मेरा V0 बाई रूट 2 हो। VRMS IRMS कौन सी IRMS? सर्किट के जाने वाली करंट जाने वाली, ये है V0, ये है I0 बाई रूट 2, I0 बाई रूट 2 नॉट आया cos फाइव R बाई जेड, R बाई जेड, cos फाइव R बाई जेड। तो ये हो गया अपना पावर लॉस। कितना हो गया? V0 स्क्वायर R अपॉन 2Z स्क्वायर। सही। इतना पावर लॉस। कहाँ का पावर लॉस हुआ? सर्किट में लॉस हुआ। तो रजिस्टर में कितना लॉस हुआ? अगर इस सर्किट में पावर लॉस है तो रजिस्टर में कितना लॉस हुआ? कैसे निकालेंगे? अरे निकालेंगे क्यों? यही तो है लॉस है। ये लॉस कहाँ होगा? सर्किट में होगा। अरे सर्किट में कहाँ होगा? रजिस्टर में होगा। कैपेसिटर में थोड़ी लॉस हो रहा है। सो ये रजिस्टर में ही लॉस होता है ना। रजिस्टर पावर लॉस इन रजिस्टर भी यही है। पावर लॉस इन रजिस्टर एज वेल। ठीक है। तो सर्किट निकालो अलग, चाहे रजिस्टर निकालो एक ही, बिकॉज सर्किट में जो रजिस्टर होता है उसी में पावर लॉस होता है। तो पावर लॉस हो गया, सब चीज निकल गया ना, सारा चीज हम कर लिया। इस तरीके से हम ट्रिक से कोई भी चीज निकाल सकते हैं। और लिखते हैं सर्किट। पांच नंबर
पावर सॉरी हम लोग एल आर सर्किट लेते हैं। एल आर एसी सर्किट, एल आर सर्किट, एल हो गया, आर हो गया, हम लोग अप्लाइड वोल्टेज होगा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट I बह रहा होगा और इसमें हम लोग फिर वही सब करंट, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी लॉस्ट, ये सब निकालेंगे। तो अब निकालेंगे तो ट्रिक लिखेंगे, फेजर डायग्राम बनाया जाए वाला, I पर लिख दिया जाए, I इक्वल क्या होगा वी नॉट अपान जेड होगा। अच्छा देखो बताना भूल गए हम पिछले में, जेड का भी कुछ नाम होगा ना यार, जेड को कहते हैं इम्पीडेंस, ओम होगा इसका यूनिट। एक तीन नाम आया, एक हुआ रेजिस्टेंस सिर्फ कंडक्टर्स के लिए, और रिएक्टेंस प्योर सी चाहे प्योर एल के लिए। लेकिन अगर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों ही एग्जिस्ट करता हो तो उसका नाम होगा इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस। तो ये जेड यहां लिख दिए, साइन ओमेगा टी प्लस सम फाई, और जेड फाई फिर हम यहां से निकालें। तो जेड फाई के लिए क्या करेंगे, फिर फेजर डायग्राम बनाएंगे, एल और आर कैसे बनेगा वी के अलॉन्ग, और एल कैसे बनेगा नीचे। ठीक है, ये नीचे बनेगा। तो रिजल्टेंट जेड इधर आ जाएगा बालक, ये जेड हो गया और ये हो गया फाई। अब यहाँ फाई जो है देखो प्लस लिख दिए हम, जबकि यहाँ नीचे क्या लैग हो, तो प्लस माइनस लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं माइनस फाई लिखा जाए, क्यों लिखा जाए प्लस, क्यों लिखा जाए, सही चीज ही लिखा जाए। क्यों, कैसे पता चला बालक, जोड़े हैं तो जेड नीचे आ रहा है, ये 0 डिग्री होता है ना, 0 डिग्री ऊपर, अभी पिछले में प्लस, इसे प्लस सही लिखे तो बिकॉज ऊपर जेड ऐसे आए, तो करंट क्या कर रही थी पिछले में, लीड कर रही थी, इसमें करंट क्या करेगी, नीचे है तो लैग करेगी, कितने से लैग करेगी 5 से, यहाँ -5 लिखेंगे। तो चलो, तो जेड की वैल्यू हो गई यहाँ पर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जेड हो गया। और फाई कितना हो जाएगा, कॉस फाई कितना लिख सकते हैं हम यहाँ से, आर बाई जेड, कॉस फाई आर बेस बाई हाइपोटेनस आर बाई जेड, कॉस फाई आ गया। अच्छा, तो पावर लॉस होगा, एवरेज पावर लॉस हो गया वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई वी नॉट अपॉन रूट 2 वी नॉट अपॉन जेड रूट 2 I naught by root 2 and cos phi is r by z, that is v naught square r upon 2z square, 2z square पावर लॉस का फॉर्मूला। तो पावर लॉस लिख दिए, करंट लिख दिए, और क्या लिख दें, वोल्टेज लिख देते हैं, आर और एल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया जाए, कि इस केस में आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, तो उसमें क्या था, करंट जो करंट वाला फेज होगा वही पोटेंशियल का भी होगा, और आई आर लिखाएगा, तो वी नॉट अपॉन जेड इंटू आर, आई आर, और फेज जो करंट का है वही पोटेंशियल में भी दिखाएगा। ये हो गया एल के क्रॉस, तो एल के क्रॉस क्या होता है, एल में क्या होता है, अब सोचो, एल में करंट क्या करती है, लीक की लैग, तो जब एल वाला होता था तो
करंट लैग करती थी ना, करंट लैग करती है नीचे की तरफ, करंट लैग करती है तो वोल्टेज लीड करेगा। तो एल में फिर से बोला जाए, एल में क्या होता है, करंट लैग करती है वोल्टेज से, करंट पीछे होती है, यानी वोल्टेज आगे होता है किससे, करंट से। कितना 90 डिग्री। तो अब इस बार आई पता है और वी लिखना है, तो करंट तो लैग करते तो वोल्टेज को लीड बनाएंगे, मतलब 90 डिग्री से आगे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, और एक्सेल को क्या मानेंगे मन में, रेजिस्टेंस। आई इंटू आर मतलब वी नॉट अपन जेड इंटू एक्सेल आई आर, और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाय 2, ये प्लस पे ध्यान दो, अगेन यहाँ पे जीरो लिखा हो प्लस जीरो, यहाँ पे पाई बाय 2, ये ध्यान रखना है। क्यों प्लस माइनस क्यों, करंट बेटा पीछे चल रही तो वोल्टेज आगे चल रही, तो करंट से वोल्टेज आगे लिखेंगे कितना 90, इसलिए ऐसा लिखेंगे। पावर लॉस तो यहाँ निकाल दिए, तो पीछे का पावर लॉस ये निकल गई। फिर वही, ये कोई ना पूछे कि रेजिस्टेंस पावर लॉस बनाओ, जो सर्किट पावर लॉस है वो रेजिस्टेंस में ही है, इसलिए दोनों सेम बात। अब कोई क्या पूछेगा, एनर्जी स्टोर हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी स्टोर पावर लॉस और पोटेंशियल डिफरेंस सब निकाल दिया हम, है ना। आगे और बढ़ा जाए, और अगली सर्किट बनाई जाए। अगला सर्किट बना रहे हैं, मिक्स बना रहे हैं, एलसीआर तीनों का, आर जीरो हो तो एलसी बन जाएगा, एलसीआर एसी सर्किट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है एलसीआर, बिकॉज एग्जामिनर को इसमें पूछने का ज़्यादा चीज़ होता है, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं। एक एल हो गया, सी और एक आर हो गया, तो इसमें सोर्स लगा दिया, वी नॉट साइन ओमेगा टी का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया गया है। बहुत कुछ पूछा जाएगा यहाँ पर थोड़ा हम लोग समय देंगे, बिकॉज आपसे कहा कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस पर हम लोग हर वेराइटी का क्वेश्चन करें। चलिए पहले तो फेजर डायग्राम बना लिया जाए। इधर क्या बनाया जाए, आर, और सी किधर बनाया जाए, ऊपर, कौन, एक्स सी, और एल किधर बनाया जाए, नीचे, कौन, एक्सएल। तो जेड निकालना है, जेड निकालने के लिए किनका वेक्टर सम करना होगा, और वेक्टर सम करोगे तो ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है, तो कैसे करेंगे, या तो ऊपर चाहे नीचे, कोई एक बढ़ा देगा क्वेश्चन में, तो एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एक्स सी बढ़ा दिया है किससे, एक्सएल से, इधर आर हो गया, मान लीजिए एक्स सी बड़ा है एक्सएल से, एक्स सी मान से ऊपर हो गया, आर इधर हो गया, और इसके ये हो गया जेड, ये जेड हो गया। जरूर नहीं कि एक्स सी बड़ा हो, जैसा क्वेश्चन देगा, जेड हो गया, और ये वैल्यू हो गई 5। तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई सर, यहाँ से जेड हो गया रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, और कॉस फाइव तो पहले जैसा ही हो गया, आर बाई जेड, कॉस फाइव आर बाई जेड। अब हम लोग करेंट, पावर, चार्ज, वोल्टेज सब लिखते हैं। पहले करेंट, आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड साइन, जैसे इस केस में लिखें तो प्लस 5 लिख देते हैं, लीड लिखें तो प्लस 5 लिख देते हैं, नीचे होता तो माइनस 5 लिख लेते हैं, जैसा क्वेश्चन देगा, और जेड 5 हम लोगों ने बता दिया, करंट हमने लिख दिया आंसर। अब हम लोग पोटेंशियल लिख लेते हैं तीनों पर, तो चलो वी आर कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन जेड इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 0, नहीं जानबूझ के 0 लिखे तो आपको ध्यान आएगा कैसा फेज पे हम गौर कर रहे हैं। वी सी वी नॉट अपॉन जेड इंटू
XC साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बोलिए -π/2 की +π/2। कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में करंट लीड करती है, करंट आगे रहती है तो वोल्टेज पीछे रहता है, वोल्टेज पीछे रहता है मतलब -π/2। इंडक्टर V0/Z इंटू XL साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस π/2। इंडक्टर में करंट लैग करती है तो वोल्टेज को हम लोग लीड बना दिए, ठीक है। जब वोल्टेज लिख लिए तो और क्या क्या हमसे पूछा जाएगा, और हम लोग से क्या क्या पूछा जाएगा, तो और हमसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि वोल्टेज तीनों का निकल लिया तो यहाँ एनर्जी पूछिए तो ½ L इंटू आई स्क्वायर, यहाँ चार्ज पूछिए CV, वोल्टेज तो आ ही गया है। पावर लॉस, तो पावर लॉस बालक एवरेज पावर लॉस फॉर्मूला वही VRMS IRMS cos 5। VRMS होगा V0/Z, V0/√2, VRMS V0/√2, IRMS V0/Z√2, V0/Z√2, IRMS cos 5 is R/Z, यानी ये भी आ गया अपॉन 2Z²। तो हमने पावर लॉस निकाल दिया। अगेन पावर लॉस किस में होगा, रजिस्टर में होगा, तो फिर तो निकल गया। सभी के क्रॉस हम लोगों ने पोटेंशियल निकाल लिया, सर्किट में करंट बता दिया, चार्ज निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं, ठीक बात। अब कुछ नई बातें इसमें देखना है, वो समझना है। अब यहाँ से नोट लिखना चालू करेंगे। अब ये थोड़ा सा कंपटीशन वाला व्यू आपको यहाँ से मिलेगा, कंपटीशन में कुछ बातें पूछता है वो देखिए। पहला बात आता है, ये जो VR VC VL बालक लिखे हैं तीनों, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, नहीं टाइम t पर वोल्टेज बनाया गया है। इनके VRMS निकालने कहूंगा तो निकाल दूंगा, लेकिन क्या आप ये हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं, आप इससे सहमत हैं? हम लिखें कि VR प्लस VC प्लस VL इज इक्वल टू V अप्लाइड, टाइम t का ये टाइम t लिख देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए। VR at time t, VC at time t, VL at time t equal to V applied at time t। आप सहमत हैं इससे? हाँ सही बात है, सहमत है, तभी तो वही है। ये पोटेंशियल इक्वल टू ये पोटेंशियल, सम कर दिए, पोटेंशियल स्केलर होता है, स्केलर सम किया, सही किया, परफेक्ट है, ये तो सही है। तो आप किरचॉफ लूप जैसा बात कर लिए। लेकिन कोई ऐसा कहे कि VR का RMS VC का RMS प्लस VL का RMS, क्या ये बराबर होगा V अप्लाइड के RMS के? ये होगा? तो ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि RMS जो वैल्यूज हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होंगी, है ना, नेगेटिव नहीं होती, वो तीनों हमेशा ऐड ही हो जाएगा। इसमें तो कुछ घटेगा बढ़ेगा,
खासकर अगर आप L और C को ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें क्या फर्क है। ये आएगा -π/2 +π/2 आएगा। इसको हम लिखें तो ये लिख सकता मैं -cos ωt, ये +cos ωt +5। तो ये दूसरे का क्या सब्ट्रैक्ट होंगे, समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कंपटीशन वाला पॉइंट है, यहाँ पूछता है। इसको मैं ओपन करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V0/Z × XC cos ωt +5, और ये हो जाएगा प्लस V0/Z XL cos ωt +5। ध्यान दीजिए, तो जब इस केस में जो VL VC जो है कहा जाता है ये एक दूसरे का अपोजिट फेज में होता है, नहीं 180 डिग्री पे होता है ना। इन दोनों के VL और VC के फेज में अंतर देखिए कितने 180 का है, ये -π/2 +π/2 ऊपर नीचे, तो एक दूसरे से सीधा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इससे एकदम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट माने अगर आप इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल निकालें तो दोनों का डिफरेंस आंसर आएगा। अब प्लस भी आ तो ये एक तो वो, लेकिन जब आप RMS जोड़ रहे हैं तो ये तो मैग्नीट्यूड टाइप होगा ना, पॉजिटिव चीज होगी। तो ये अगर सही है तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात, ये नहीं हो सकता। तब लेकिन एक कैसे होगा, फिर क्या रिलेशन होगा? हम तीनों का RMS अगर जानते हैं तो अप्लाइड का RMS कैसे निकालेंगे? सीधा जो अलजेब्रिक जोड़ के नहीं निकाल सकते। RMS चीजें अलजेब्रा से नहीं जोड़ी जा सकती। अलजेब्रा से किरचॉफ्स रूल होता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का सम अप्लाइड के बराबर होता है, ना कि इसका। इसलिए इसको कैसे करेंगे, इसके लिए ट्रिक है, नीचे लिखा जाए द RMS वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, RMS वैल्यूज ऑफ डिफरेंट सिमिलर क्वांटिटीज, RMS वैल्यूज ऑफ डिफरेंट सिमिलर क्वांटिटीज। जैसे डिफरेंट सिमिलर मतलब बहुत तरीके के पोटेंशियल्स, डिफरेंट सिमिलर, अजी दो वर्ड एक साथ लिखे हैं इसलिए डिफरेंट मतलब अलग अलग हो लेकिन एक ही क्वांटिटी हो। पोटेंशियल 4 पोटेंशियल हो, डिफरेंट पोटेंशियल हो बट सिमिलर हो, मतलब पोटेंशियल ही हो। अब हम पोटेंशियल में करंट थोड़ी जोड़ सकते हैं, दोनों यूनिट सिमिलर क्वांटिटी होने चाहिए। तो 4 तरीके के करंट हो लेकिन सब करंट ही हो। डिफरेंट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, RMS values of different similar physical quantities are added using phasor diagram, उनको फेजर डायग्राम हम जोड़ते हैं, सीधा से अलजेब्रा से नहीं जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं फेजर डायग्राम से, देखिए अभी हमने आपको यहाँ पर जब LR सर्किट पढ़ाया है, यहाँ डायग्राम बनाया था, आप कॉपी में देखिए वहाँ लिखा, मैंने बाद में जाकर लिखा फेजर डायग्राम फॉर करंट है, फेजर डायग्राम फॉर करंट है। अभी हम लोग फेजर डायग्राम फॉर वोल्टेज बनाने जा रहे हैं, बिकॉज वोल्टेज को जोड़ना है। तो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर हम फेजर डायग्राम फॉर वोल्टेज बना के और ये जोड़ेंगे। इंस्टेंटेनियस को अलजेब्राइकली जोड़ेंगे और इनको हम लोग फेजर्स जोड़ेंगे। कैसे फेजर जोड़ेंगे वाला देखो, तीन वोल्टेज हैं, एक है रेजिस्टेंस का, एक है कैपेसिटेंस का, एक है इंडक्टेंस का। तो जो रेजिस्टेंस वाला है वो तो इधर ही बनेगा VR, बिकॉज वो तो VR वाला तो जो लगा था सेम फेज में होता था ना पहले 0 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान देखना है वाला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो जो कहते थे कि वोल्टेज से करंट लीड करती है तो करंट पर बनाते थे कैपेसिटेंस में, और इंडक्टेंस में कहते करंट लैग करती है तो करंट नीचे बनाते थे। वो करंट का डायग्राम था। अभी वोल्टेज बना रहे हो, जिसकी करंट लीड करेगी उसका वोल्टेज लैग करेगा। जैसे हम बनाने जा रहे हैं अब VC,
ये तो वी आर का आरएमएस, ये वी आर का आरएमएस हो गया। ये सब ट्रिक है, इसके भी प्रूफ हैं सब मैथमेटिकल, उस सब से बचा के आपको शॉर्टकट तरीके सिखाया जा रहा है। तो वी आर, अब वीसी बनाना चाहते हैं, मैंने कहा कि वीसी जो है क्या है, कैपेसिटर के क्रॉस है, और कैपेसिटर में क्या है, लीड करती कि लैग करता है, तो कैपेसिटर में करंट लीड करती है, कैपेसिटर में करंट लीड करती है, उसका वोल्टेज लैग करेगा, तो वो वीसी नीचे बनाना है, ये। इंडक्टर में करंट लैग करती है तो वोल्टेज लीड बनाना है, तो इधर बनाना है वी एल का आरएमएस। अब इनका जो वेक्टर सम होगा वो अप्लाइड के बराबर होगा, इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा, कौन बड़ा कौन छोटा देख लेना, इनका वेक्टर सम अप्लाइड के बराबर होगा। नीचे नोट कर लो। नाउ द वेक्टर सम ऑफ the RMS values, vector sum of the RMS values in the shown diagram will represent the applied RMS value, the applied RMS value, applied RMS value, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे एग्जाम्पल मान लो, अब बड़ा छोटा तो क्वेश्चन से पता चलेगा, मान लो कहीं VL बड़ा दिया है तो ऐसे बनता, इधर होता VR होता, इधर क्या हो जाता, वी एल माइनस VC वाला हो जाता, और ये तुम्हारा हो जाता V अप्लाइड का क्या RMS, ये सीधा निकल जाता। यही नहीं, ये जो फाई भी निकल सकता है, फाई, ये कौन फाई, LCR में का जो ये फाई देख रहे हो, ये फाई, लेकिन बच के रहना, बहुत सब ट्रिक है तो उसके लिए याद भी करना पड़ेगा। ये फाई क्या आएगा, वोल्टेज, वोल्टेज जैसे ये डायग्राम में वोल्टेज लीड कर रहा है, तो इस केस में करंट क्या करेगी, लैग कर जाएगी। ये वोल्टेज का है ना, तो वोल्टेज लीड किया, तो वोल्टेज लीड कर, किसे लीड करेगा, करंट से, तो यानी वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर VL बड़ा है तो वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगी, उल्टा भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन देखो वैसा होगा। ठीक है, मैं आज यहीं पे इसको होल्ड करता हूँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो जाएंगे, इस पे अभी और ऐसी ऐसी बातें पढ़नी, यही मेन है जो जेई पे अटैक करता है। ये बोर्ड एग्जाम में सब इतना मुश्किल नहीं आता है, मुश्किल भी नहीं है, समझदारी की बात है, बट यहीं पर कोर जोन है जहाँ पे जेई पूछता है, तो इसको जरा हम लोग अगले क्लास में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।